दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको बेसिक बताया था गुडविल क्या होती है और ये बता चुका हूँ कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होते हैं। और उसमें पहला मेथड भी मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेशन करी जाती है वहां पर गुडविल की, जिसमें दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड विद एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे अकाउंटेंसी पढ़ते समय अगर किसी को जर्नल एंट्री नहीं आती तो वो अकाउंटिंग बेहतर नहीं कर सकता कभी भी। इसी तरीके से अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ते समय किसी को मीन मीडियन मोड मतलब सेंट्रल टेंडेंसी नहीं आती तो वो स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं पढ़ सकता सही तरीके से, ना तो उसको समझ सकता है। ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर किसी को एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ नहीं आता तो फिर वो बाकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कोई भी मेथड को समझ नहीं सकेगा। क्योंकि कोई भी मेथड में आप जाएंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड हो या फिर कैपिटलाइजेशन हो या फिर एन्युटी हो, इन सब में आपको पहले एवरेज प्रॉफिट पे ही जाना पड़ेगा। बिना इसको पढ़े, बिना इसकी स्टडी किए, बिना इसको समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने बहुत ही सरलता पूर्वक करने वाला हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी दी गई है। एक कंपनी है जिसके पिछले 3 वर्ष 2013, 14 और 15 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,50,000, 1,44,000 और 1,56,000 रुपए का। फिर आपको उसने बताया है कि वर्ष 2013 में एक मशीनरी को बेचने पर 9,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसको इंक्लूड कर लिया गया है। दूसरी कंडीशन में उसने आपको बताया है 2014 के वर्ष में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया था थेफ्ट के कारण, मतलब चोरी के कारण 15,000 रुपए का लॉस हो गया था और उसको भी अकाउंटिंग में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2015 में विनियोगों पर 6,000 रुपए का ब्याज है जिसको अकाउंटिंग में शामिल कर लिया गया है। फिर आपको बताया गया है आगे कि जो प्रोपराइटर है उसकी सैलरी 30,000 पर एनम है जिसको अकाउंटिंग में शामिल नहीं किया गया है। और लास्ट कंडीशन कहा है कि एक रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है जिसका अभी तक वैल्यूएशन नहीं कराया जाता था, लेकिन अब उसका वैल्यूएशन कराया जाएगा। तो जब वैल्यूएशन कराया जाएगा तो 1,500 रुपए पर एनम उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये 5 एडजस्टमेंट के साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि इसे और लोगों तक शेयर करना चाहिए तो इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। और जो इस समय बीकॉम थर्ड ईयर की स्टडी कर रहे हैं उन तक इसको शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं कि वीडियोस का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी सहपाठी, साथी, सहयोगी के लिए आवश्यक है तो उस तक इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे? आफ्टर एडजस्टमेंट। हमको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है कैसे? आफ्टर एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग एक कॉलम बना लेंगे जहां पर ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। यहां 2013, 2014 और 2015। इसको आप अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ताकि ये ऊपर आप प्रॉफिट्स लिख सकें। 2013, 14 और 15 का प्रॉफिट हमने नोट आउट कर लेना है, ऐसे फॉर्मेट में इसका कैलकुलेशन करना है। तो देखो, सबसे पहले हमको लिखना होता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, अर्थात एडजस्टमेंट करने से पहले कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट था उसको नोट आउट करना है। तो हमें प्रॉफिट पता है, कंपनी के पास में प्रॉफिट 1,50,000 रुपए का था 2013 में, 1,44,000 रुपए का था 2014 में और 1,56,000 रुपए का प्रॉफिट है 2015 में। अब शुरू होंगी वो एडजस्टमेंट जो हमको करनी है। कैसे करेंगे? तो यहां पर 2013 के वर्ष में देखो, सबसे पहले क्या किया गया, एक मशीनरी को बेचा गया और उसमें 9,000 का प्रॉफिट हुआ। मशीनरी एक कैपिटल नेचर असेट्स है और कैपिटल नेचर असेट्स को बिक्री करने पर होने वाला प्रॉफिट एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है। इसके बार बार होने की प्रवृत्ति नहीं है, तो इस प्रॉफिट को अकाउंटिंग में शामिल नहीं करना चाहिए था, प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। कर लिया गया है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कैपिटल नेचर प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इसको लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कहां हुआ है? तो 9,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है और वो भी हुआ है 2013 में। 14 और 15 में कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम लोग इसे माइनस कर देंगे। यहां पर बचेगा 1,41,000, यहां 1,44 ही रहेगा
और यहां एक 56 ही रहेगा। फिर क्या हुआ है, सेकंड कंडीशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है। वो क्यों हुआ था, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई। ये एबनॉर्मल लॉस है जो बाई चांस कभी हो गया। ऐसे लॉसेस को प्रॉफिट से कम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है। हमने कम कर दिया है तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कम कर चुका हूं तो बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो ऐड कर देते हैं, ऐड लॉस बाय थेफ्ट। ये कहां हुआ है, तो 2014 में हुआ है। कितने का, 15,000 रुपए का लॉस हुआ है चोरी के कारण ये। फिर अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये तो 141 रहेगा, यहां पर 5 4 9 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा और ये 1,59,000 और ये 1,56,000 रुपए। अब लास्ट कंडीशन 2015 के साथ क्या हुआ है, वहां पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए मुझे, देखो इन्वेस्टमेंट आपको दो तरीके से मिलेंगे। जैसे कभी आपको लिखा मिले 5% इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा। और एक तरफ लिखा हो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों बातों में आप फर्क बताइए मुझे क्या है। पहली कंडीशन में मैंने लिखा है 5% इन्वेस्टमेंट 2 लाख और दूसरे में लिखा है इन्वेस्टमेंट रुपीज 2 लाख। इन दोनों बातों में क्या फर्क है, देखिए जब कभी भी रेट निश्चित हो जाए, जब कभी भी रेट निश्चित हो, इसका मतलब है मैंने किसी को ये पैसा ऋण के रूप में दिया है, तभी तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इतने % का रेवेन्यू मिलेगा। अपने व्यवसाय में जब लगा होगा पैसा तो हम निश्चित नहीं रेवेन्यू कर सकते, रेवेन्यू बहुत ज्यादा भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट आपको ये रेट के साथ मिले तो इस इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेडिंग मानिएगा। क्या मानिएगा, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मानिएगा। और जब कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट ऐसा मिले तो इसको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मानिएगा। ओके, अब अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया तो इस पर जो रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में, उस इंटरेस्ट को रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को रेवेन्यू में इंक्लूड कर लिया जाएगा। बात क्लियर है, जब कभी भी परसेंटेज के साथ इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो उसको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और इस कंडीशन में होने वाले रेवेन्यू को, इस इन्वेस्टमेंट पर होने वाले रेवेन्यू को ट्रेडिंग रेवेन्यू नहीं माना जाएगा और ट्रेडिंग रेवेन्यू न मानने पर उसको प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बात क्लियर। और जब कभी भी मेरे को सीधा बोलेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय अगर मेरे को सीधा बोला गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं मान लूंगा कि ये हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिला है। बात क्लियर हो गई आपको एकदम। ये परसेंटेज वाले इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेडिंग मानते हुए हम लोग अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते, ना तो इसको असेट्स मानेंगे ना तो इसके रेवेन्यू को रेवेन्यू मानेंगे। इसको असेट्स भी मानेंगे और इसके रेवेन्यू को रेवेन्यू भी मानेंगे। जब कुछ नहीं कहा गया होगा तो हम इन्वेस्टमेंट को ये वाला मानेंगे नॉन ट्रेडिंग, और इसके रेवेन्यू को अगर इंक्लूड किया गया है तो हम माइनस कर देंगे। तो यहां माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। कितना है ये 6,000 रुपए है यहां पर। अब माइनस करिए आप, तो यहां पर बचा 1,41,000, ये है 1,59,000 और ये है हमारा 1,50,000। ओके, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो 3 एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। उसने कहा है प्रोप्राइटर सैलरी, प्रोप्राइटर सैलरी कितनी है 30,000 पर एनम। प्रोप्राइटर्स की सैलरी या मैनेजरियल रिम्यूनरेशन हो, ये दोनों ही पॉइंट्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं और आपको इन्हें देना पड़ता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ऑलवेज। तो प्रोप्राइटर सैलरी कितनी है 30,000 है, 30,000 पर एनम है, तो सब कहीं माइनस करेंगे। इसको दो तरीके से कर सकते थे, अगर यहां पर दिखा रहा हूं तो सब में से माइनस कर दूंगा, और अदरवाइज मैं एवरेज से एक जगह माइनस करके भी इसका कैलकुलेशन कर सकता था। तो ये बचा 1,11,000, ये बचा 1,29,000 और ये बचा 1,20,000। फिर उसने कहा इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ये 1,500 रुपए होना है, इंश्योरेंस कराना है हर जगह सभी वर्षों में बराबर बराबर। तो 1,500 रुपए इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इसको घटाना है। क्या बचेगा यहाँ पर 0,0,5, यहाँ पर 10 से 1 गया 9 और यहाँ पर 1,09,500। कितना बचा 1,09,500। ओके, यहाँ पर कितना बचेगा 0,0,5 और यहाँ पर 8 से ये गया तो 7 और 1,27,500 और यहाँ बचेगा 1,18,500। ओके, ये जो मेरे प्रॉफिट्स आए हैं, ये जो मेरे प्रॉफिट्स आए हैं इनको क्या कहूंगा, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। मुझे क्या पता चल गया है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट मुझे पता चल गया है। ओके, तो जब मुझे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट पता हो गया है तो मैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल सकता हूं, है कि नहीं। तो अगर मैंने कहूं एवरेज प्रॉफिट
आफ्टर एडजस्टमेंट, तो क्या बनेगा, टोटल प्रॉफिट कैसे, आफ्टर एडजस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, ए मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट। अब देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितने हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या बनेगा, 1,09,500 प्लस 1,27,500 प्लस 1,18,500 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो 5 5 5 सब कहीं है, तो हमारा 5 कॉमन हो गया, ये मिल गया, 15 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 9 हो गया 25, हासिल आ गया हमारा पास 2 2 और 1 3 3 2 5 5 का 5 और 1 2 3 3,55,500 रुपए हमारा टोटल प्रॉफिट है, जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 इक्कन 3, फिर 3 इक्कन 3 बचा 2 हो गया 25, 3 8 24, 3 5 15, 1,18,500। ये क्या आ गया है, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। जब ये मुझे पता है तो मैं गुडविल कैलकुलेट कर सकता हूं, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट कैसे, आफ्टर एडजस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की कहानी में बता चुका हूं कि क्या होता है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ये देखो गुडविल हमारी कितनी आएगी, 1,18,500 रुपए, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 1,18,000, 1 लाख का दूना होता है 2,18,000 का दूना होता है 36, और 500 का दूना होता है 1, मतलब 2,37,000, 2,37,000, ये हो गई आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, देखो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जितने भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स हैं, उनमें से जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंतर्गत कैलकुलेट की गई गुडविल का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है अन्य सभी मेथड्स की अपेक्षा। ये याद रखिएगा, हमेशा आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जितनी भी पद्धतियां, उनमें सबसे ज्यादा गुडविल का वैल्यू कहां आता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आता है, क्योंकि यहां पर टोटल प्रॉफिट को ये मान लिया जाता है कि ये गुडविल की वजह से ही आ रहा है, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई देकर गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही सामान्य शब्दों में विद एडजस्टमेंट, ऐसे ही एडजस्टमेंट करते हैं, विद एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर वाकई में जो मैं कह रहा हूं कि आपको सरलतापूर्वक समझ में आया होगा, और आपको भी लगता है कि हाँ सरलतापूर्वक बहुत ही आनंद के साथ क्वेश्चन समझ में आया है, तो मेरे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा जो इसमें इसी बीकॉम 3rd ईयर में स्टडी कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहां पर देखेंगे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की भारित औसत लाभ विधि के अंतर्गत कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। तब तक के लिए जय हिंद।